Today we are going to study first chapter of class 10 science, that is chemical reaction and equations. So we are going to study chemical reaction and equations, which includes chemical reactions introduction, chemical equation in word form and in the symbolic form. Next is when we are writing the chemical equation, how we will balance the equation. Okay. Next, the types of chemical reaction. What are the various types of chemical reactions and their examples? And the last type of the chemical reaction is redox reaction. So we have to study its application, which are rancidity and corrosion. So let's start. Now, what is a chemical reaction? Chemical reaction is the interaction of chemicals with each other. Interaction means how they will react to each other, how they will form a new bond with each other, how they will break down into other components. ठीक है? In simple word we can say कि अगर कभी भी कुछ कंपाउंड्स या एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जब भी वहां पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज which does not include any formation of new substance, and chemical changes are changes which include formation of new substances. So chemical जहां पर भी केमिकल चेंज हो रहा है, every chemical change is a chemical reaction. ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? कुकिंग, आप किसी चीज को बर्न कर रहे हो, ठीक है, जहां पर भी कुछ न्यू बन रहा है, आप किसी दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो और न्यू कंपोनेंट फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन हो जाएगा. और अगर इसका हम लोग डेली लाइफ में मतलब जनरल कोई एग्जांपल देखें, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप कोई एप्पल कट करके रख रहे हो, तो उसका जो सरफेस होगा, ठीक है, वो व्हाइट कलर का होगा, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर बाद देख रहे हो तो उसका कलर क्या हो जाता है? उसका कलर हो जाता है ब्राउन. तो वहां पर क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन होगा. ठीक है. और एग्जाम्पल, अगर आप चिप्स का पैकेट ओपन करके छोड़ दे तो क्या होगा? क्या वो थोड़ी देर बाद खाने लायक होगा? खा सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा. ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सिल गया. लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वहां पर उसकी रेंसिडिटी हो रही है, उसका केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज एनी चेंज वेयर न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म. क्योंकि अगर वो सब्सटेंस नया है, उसकी प्रॉपर्टीज भी न्यू होंगी. ठीक है, और वी कैन राइट केमिकल रिएक्शन chemical reaction is the interaction of different substances with each other, or a change where new substances are formed are known as chemical reactions. Now take a simple example. When we burn a piece of carbon, okay, when we burn a piece of carbon in presence of air, what we will get? We will get carbon dioxide. So this is a chemical reaction, and I can write this statement as so the statement is carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide. Isn't it too lengthy? है ना, ये बहुत लंबा स्टेटमेंट है. आप इसको क्या कर सकते हो? आप इसको शॉर्ट कर सकते हो. शॉर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, केमिकल इक्वेशंस भी टू टाइप्स की है. एक होता है वर्ड इक्वेशन. जैसे अगर इसको मेरे को क्या करना है? शॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी? इसको मैं लिखूंगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में. अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या है? रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सब्सटेंसेस which take part in the reaction are reactants, and products are substances which are the result of that reaction. उस रिएक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी सब्सटेंसेस रिएक्शन के बाद आ रहे हैं, वो सारे क्या है? प्रोडक्ट्स. तो आप यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई कर लो which are reactant and which are product. So in this reaction carbon reacts with air. एयर का मतलब क्या लेना है हमको?
ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ईच अदर, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हो जाएंगे रिएक्टेंट्स, एंड दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाद में फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। अब इसको लिखना कैसे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी राइट reactant on left hand side of an arrow and product is written on the right hand side, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स को लिखना है और राइट हैंड साइड में आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट्स को लिखना है। बीच में आप इन दोनों को सेपरेट करोगे एरो से, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हम लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। इन केस इफ यू हैव मोर देन वन रिएक्टेंट, यू हैव टू पुट अ प्लस साइन बिटवीन देम, जैसे यहाँ पर दो रिएक्टेंट कार्बन और ऑक्सीजन, तो आप क्या करोगे, उन दोनों के बीच में एक प्लस का साइन लगाओगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा क्या लग रहा है, लेंदी लग रहा है, इसको हम लोग और शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में करने से पहले आप एक दो एग्जांपल सोच सकते हैं, जैसे कि आप सोच सकते हैं व्हेन कैल्शियम इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप अपने दिमाग में अभी सोच सकते हैं, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग और शॉर्ट कर लेते हैं, और शॉर्ट कैसे करेंगे, बाय राइटिंग देयर सिंबल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप कार्बन की जगह क्या लिख सकते हैं, सी, ऑक्सीजन की जगह हम लोग O नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे O2, बिकॉज ऑक्सीजन इज डायटोमिक, ये हमेशा O2 के फॉर्म में ही होता है, तो आप यहाँ पर O की जगह लिखेंगे O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा। Now we are taking one more example. Suppose magnesium is burnt in presence of air to give magnesium oxide. Okay, magnesium is burnt in air to produce magnesium oxide. Now its word equation will be magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. Magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. So we can write its symbolic representation. उसके लिए सिर्फ क्या करना है आपको, इन सबके सिंबल्स लिखना, इन सबका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। मैग्नीशियम की जगह हो जाएगा Mg प्लस ऑक्सीजन की जगह क्या लिखना है, O2। नाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 Mg है, यहाँ पे O2 है, तो इसका फॉर्मूला बना दिए MgO2, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन जब एलिमेंट्री फॉर्म में होगा, अकेला जब होगा, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होगा, तो वो O2 होगा, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो कंपाउंड न्यू होगा, वहां पे ऑक्सीजन ऑलरेडी किसी से रिएक्ट करके कुछ और बना चुका है, तो वहां पे अब इसका फॉर्मूला O2 नहीं होगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिसाइड करेंगे, इसका फॉर्मूला डिसाइड करने के लिए आप क्लास 9th में पढ़े होंगे वैलेंसी एंड फॉर्मूला मेकिंग, तो वहां से आपको याद होगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हो, Mg, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका हो गया केमिकल इक्वेशन। लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, क्यों, Mg प्लस O2 MgO2 होना चाहिए, ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन ये ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। आपको याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
of conservation of mass states that total mass of the reactant should be always equal to total mass of the product, which means reactant में जितने भी एटम हैं सबके मासेस का सम प्रोडक्ट के एटम के मासेस के सम के इक्वल होना चाहिए। अब ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, क्योंकि अगर एक भी एटम कम या ज्यादा है तो मास कम या ज्यादा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप और डिफाइन कर सकते हो एज एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितने एटम्स रिएक्टेंट में है उतने ही एटम्स का होने चाहिए, प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर दो एटम है और यहाँ पर सिर्फ एक एटम है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना है, बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पर ये जो आप लिए हो एटम्स और मॉलिक्यूल, आप उसका नंबर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम किसी कंपाउंड या एलिमेंट का फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एक O है तो आप यहाँ से इस 2 को नहीं हटा सकते, क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, तो आप यहाँ से ये 2 नहीं हटा सकते। सेकेंड, यहाँ O2 है तो आप यहाँ पे O2 नहीं लिख सकते। आपको लग रहा होगा यहाँ तो बैलेंस करने के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ O2 है या तो आप यहाँ भी O2 कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप MgO की जगह MgO2 लिखते हो तो उसका फॉर्मूला चेंज होगा। याद रखना दोस्तों, आप यहाँ पर फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वी आर टेकिंग फॉर द रिएक्शन। हम कितने मॉलिक्यूल्स उस रिएक्शन के कंटेनर में ऐड कर रहे हैं, हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर करोगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे काम कर लेते हैं, सामने लगा देते हैं 2, इससे इसका फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, MgO2 और 2MgO में बहुत डिफरेंस है। 2MgO मीन्स 2 यूनिट्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की 2 यूनिट्स ले रहे हैं तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो 2 कर सकते हो। अब ये इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस्ड। So a balanced equation is an equation where number of atoms in LHS is equal to number of atoms in RHS, और वो आपको बैलेंस करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो यहाँ पे कंपोनेंट्स, ये जो सब्सटेंसेस यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उसका ये नंबर चेंज कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये 1, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। We can change the coefficient of reactant and products, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक और इक्वेशन ट्राई करते हैं। Fe+4H2O2 Fe3O4+H2, ये केमिकल इक्वेशन है, इसको हम लोग को बैलेंस करना है, ठीक है। अब बैलेंसिंग कैसे स्टार्ट करें, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स, जरूरी नहीं कि आप यहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट करें, ठीक है। क्या होता है कि ये जो ग्रुप्स में है उसको एडजस्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सोचो आप कहीं जा रहे हो, अगर कोई सिंगल बंदा है वो आराम से अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, लेकिन जो लोग ग्रुप में है वहाँ ग्रुप में सबकी अलग अलग पसंद है, तो सबको एक जैसा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ग्रुप को एडजस्ट करो, जो सिंगल है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इस ग्रुप को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 × 2 कितने एटम्स,
8 एटम्स, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। तो आप क्या करोगे बैलेंस करने के लिए? इंटू जाएगा 4H2। ये बैलेंस है, इसमें आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप बाकी चीजों को बैलेंस करोगे। अब ये हो गया। अब इस वाले ग्रुप को पकड़ो। इस ग्रुप में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4। यहाँ पे O4 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 4। यहाँ पर भी देखो, ये H2O 4 टाइम्स है, ठीक है, और एक H2O में ऑक्सीजन का एक एटम है, तो 4H2O में कितने एटम होंगे? 4H2O में ऑक्सीजन के 4 एटम्स होंगे, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब क्या बचा? अब बचा यहाँ पर आयरन बच गया। यहाँ पे आयरन के कितने एटम्स हैं? 3, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आयरन के 3 एटम्स है, और यहाँ पे आयरन का कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कितना एटम होगा? 1। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा वहां पे आपको 1 लेना। तो यहाँ पे अगर 3 है तो आप क्या कर सकते हो? इसको 3 बार ले सकते हो। अब ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करने के लिए आपको क्या करना है? 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। फिर अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो सारे एटम्स को फिर से काउंट करो और LHS और RHS को मैच करके देखो, ठीक है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसको हम पहले क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अब आपको क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्टली इक्वेशन बैलेंस करने के लिए न दिया जाए, ठीक है। अगर आप NCERT उठा के देखते हो तो उसमें आपको एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट में दिख जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, so one statement is given that barium chloride reacts with sodium sulfate to give barium sulfate and sodium chloride. So this is the statement of the reaction. First we have to write the word equation of this statement. Okay, word equation के लिए क्या करते हैं? We need to find out the reactant and the products. So barium chloride reacts with sodium sulfate. ये दोनों react कर रहे हैं, means these are reactant to give barium sulfate and sodium chloride. ये as a result form हो रहा है, so these are products. अब आपको करना क्या है? We have to write the reactant on LHS and write the product on RHS. So our reactants are barium chloride plus sodium sulfate to give सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? इसके फॉर्मूले लिखना, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? बैरियम क्लोराइड BaCl2, ये आपको वैलेंसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ये बैरियम क्लोराइड में BaCl मत लिख देना, ठीक है। ये जगह BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 gives सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट। ये हो गया आपका रिएक्शन। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीज यहाँ पे बैलेंस नहीं है। बैरियम की यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे बैरियम का 1 एटम है, तो ये तो बैलेंस्ड है। क्लोरीन के यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे क्लोरीन का 1 एटम,
सोडियम की यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे सोडियम का 1। सल्फेट को अब ये याद रखना कि यहाँ पे सल्फेट चेंज नहीं हुआ है, वो एज इट इज है। यहाँ पर भी SO4 है, यहाँ पर भी SO4 है, तो आप उसको एक सिंगल यूनिट लेके चलेंगे क्योंकि वो एक आयन है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये भी 1 है और ये भी क्या है 1। अब आपको एक ही चीज बैलेंस करनी है, वो क्या है सोडियम। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, क्या करेंगे इंटू 2। इंटू 2 कहाँ है फ्रंट पे, क्योंकि आप और कहीं पे नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते, तो जगह 2 NaCl। अगर आप यहाँ इंटू 2 की है, सामने लगाए 2, तो ऑब्वियसली ये 2 Cl के लिए भी है, इसलिए Cl में भी क्या होगा इंटू 2। यहाँ पर Cl क्या है 2, तो ये आप चेक कर सकते हो, सारे क्या हो गए बैलेंस हो गए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया होगा, उसको पहले वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको बैलेंस करना है। अब इक्वेशंस के साथ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, वहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। A chemical reaction may occur with first a change may occur with the change in physical state of reactants। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा हो। अगर वहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो वहाँ पे आपको फिजिकल स्टेट मेंशन करनी है। अब हमारे पास क्या क्या फिजिकल स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड के लिए आप मेंशन करोगे वहाँ पे S, for liquid L, for gas G, for aqueous solution। Aqueous solution means solutions when solute is dissolved in water। ठीक है, इसके लिए आप लिखोगे AQ। अब यहाँ पे और भी चीजें होती है, अगर प्रोडक्ट में अगर आप क्या कर रहे हो रिएक्टेंट को मिक्स कर रहे हो और प्रोडक्ट में कोई चीज जो है वो प्रेसिपिटेट हो रही है, डिपॉजिट हो रही है नीचे। ठीक है, जैसे अगर आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो जो पूरी तरह सॉल्युबल थे, अगर आप उसको मिक्स करने के बाद एक क्या करते हो डिपॉजिट, एक जो सॉलिड मटेरियल है अगर वो नीचे है, टेस्ट ट्यूब में जम गया है, डिपॉजिट हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, तो उसके लिए भी आपको मेंशन करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रेसिपिटेट के लिए आप वहां पर डाउनवर्ड एरो बना सकते हो। ठीक है, अगर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो आप वहां पर S लिखोगे, लेकिन अगर वही रिएक्टेंट पहले लिक्विड में था और प्रोडक्ट में जाने के बाद सॉलिड बन रहा है, मतलब वो नीचे जम रहा है, तो आप उसको प्रेसिपिटेट बोलोगे। हम लोग उसको सॉलिड बोलने की जगह क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेट, और उसको शो करते हैं हम लोग डाउनवर्ड एरो से। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अगर प्रोडक्ट में गैस बन रहा है तो या तो आप वहां पे G भी लिख सकते हो, और हम लोग वहां पर एक अपवर्ड एरो बना सकते हैं। अपवर्ड एरो क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर जो भी ये सब्सटेंस है वो टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रहा है, इवॉल्व हो रहा है गैस के फॉर्म में, बाहर आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर क्या शो कर रहे हो अपवर्ड एरो। अंदर आ रहा था मतलब नीचे जम रहा था, तो आप क्या शो कर रहे थे डाउनवर्ड एरो। सो दिस इज द नोटेशन फॉर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी जो इक्वेशन बैलेंस किए थे हम लोग वही इक्वेशन ले सकते हैं। बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट,
इसको यहाँ पर देखो, a solution of barium chloride reacts with the solution of sodium sulfate. Solution means they are dissolved in water. So we are writing AQ, aqueous. Solution of barium chloride reacts with solution of sodium sulfate to give a precipitate of barium sulfate and a solution of sodium chloride. मतलब प्रोडक्ट में आपको नीचे एक मटेरियल दिख रहा होगा और एक लिक्विड दिख रहा होगा। तो जो नीचे का मटेरियल है जो जम गया है वो आपका है बैरियम सल्फेट, और जो सॉल्यूशन दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो आप एक तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, तो क्लियर हो गया कि वो सॉलिड स्टेट में। सेकेंड हम लोग ऐसा कर सकते हैं, डाउनवर्ड एरो, विच मीन्स बैरियम सल्फेट गेट प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड को आप शॉर्ट में पीपीटी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया चेंज इन फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट, इट में ऑकर विथ चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है जब केमिकल रिएक्शन हो तो आपका जो टेस्ट ट्यूब है या फिर जिस बीकर में आप रिएक्शन करवा रहे हैं, हो सकता है कि वो बीकर थोड़ा सा गर्म हो जाए या थोड़ा ठंडा हो जाए, मीन्स वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब इसके लिए क्या होगा? इसके लिए जनरली उसमें क्या होता है, जैसे आपका रिएक्शन हो रहा है रूम टेम्परेचर पे, तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो है इसके ऊपर लिख सकते हो रूम टेम्परेचर। या फिर अगर आप उसके लिए आप हीट कर रहे हो रिएक्शन को, जो रिएक्शन के मिक्सचर है उसको अगर आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सपोज एट 773 केल्विन, 500 केल्विन और 298 केल्विन एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ पर ये मेंशन करना, अगर रिएक्शन 500 केल्विन पे हो रहा है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 500 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा लिखना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये गिवन है। या फिर अगर वहां पे हीट जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद हीट रिलीज कर रहा है, तो आप यहाँ पर हीट को लिख सकते हो प्रोडक्ट के साइड प्लस हीट। प्लस हीट का मतलब क्या हुआ? हीट इज इवॉल्व आफ्टर द रिएक्शन। या फिर हो सकता है कि रिएक्शन करवाने के लिए आपको हीट क्या करना पड़ रहा है? सप्लाई करना पड़ रहा है, मीन्स रिएक्टेंट एब्सॉर्ब द हीट एंड देन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो उस केस के लिए आप क्या करोगे? इन दैट केस वी विल राइट हीट इन द रिएक्टेंट साइड इन LHS। थर्ड, चेंज इन ऑर्डर और स्मेल। जनरली वैसे भी सबके दिमाग में यही रहता है कि अगर आप लैब घुसे हैं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, मतलब स्मेल आ रही होगी गंदी सी, ठीक है। तो जनरली बहुत सारे रिएक्शंस में ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। तो हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? चेंज होगा। इसके लिए हम रिएक्शन में कुछ मेंशन नहीं करते, कोई सिंबल नहीं लिखते, लेकिन स्टेटमेंट में हम लोग मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट इज हीटेड, it gives a black precipitate with a smell of burning sulfur। तो आप ये बोल सकते हो। या फिर कहीं पे पंजेंट स्मेल आती है, पंजेंट मतलब बहुत तीखी सी स्मेल आती है, तो आप वहां पे ये सारी चीजें लिख सकते हो। फोर्थ, a chemical reaction may occur with evolution of any gas। वहां पे कोई गैस इवॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, when you will add a metal in a acid, it will release hydrogen gas। For example, तो यहाँ पे एक चीज है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर क्या मेंशन कर रहे हो? अपवर्ड एरो, ठीक है। अगर कोई चीज टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट हो रही है तो डाउनवर्ड एरो, बाहर आ रही है इन फॉर्म ऑफ गैस तो आपको क्या मेंशन करना है? अपवर्ड।